वह मेरी पड़ोसिन की बुआ का बेटा था। मेरे परिवार के लोग राजेश को टपोरी समझते थे, पर उसी टपोरी ने वह कर दिखाया था जिसके बारे में न तो मैंने कभी सोचा था, न मेरे परिवार में किसी को उम्मीद थी। आज जब राजेश का फोन आया कि नीलू माँ बनने वाली है, तो मेरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। मैं सोचने लगी कि इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो जैसे दिखते हैं वैसे अंदर से होते नहीं, और जो बाहर से भोले भाले दिखते हैं स्वभाव से भी वैसे हों, यह जरूरी नहीं। नीलू मेरी सबसे छोटी ननद है। मेरी आंखों के सामने उसकी बचपन की तस्वीर घूमने लगी और मेरा मन 15 साल पीछे की बातों को याद करने लगा। मैं इस घर में बहू बनकर जब आई थी, तब मेरे दोनों देवर व ननद छोटे छोटे थे। मेरे पति सबसे बड़े थे। उनमें व बाकी बहन भाइयों में उम्र का काफी फासला था। नई नई भाभी पाकर मेरे छोटे छोटे देवर तो मेरे आगे पीछे चक्कर काटते और मेरा आंचल पकड़कर घूमते रहते थे। पर मैंने गौर किया कि मेरी सबसे छोटी ननद नीलू, जो लगभग 6-7 साल की थी, मेरे सामने आने से कतराती थी। यदि वह कभी हिम्मत करके पास आती भी थी, तो उसके भाई उसे झिड़क देते थे। यहाँ तक कि माँ जी भी हमेशा उसे अपने कमरे में जाने को बोलती। नीलू मुझे सहमी सी नजर आती। शादी के कुछ दिन बाद घर मेहमानों से खाली हो गया था। कोई काम नहीं था, तो सोचा कमरे में पेंटिंग ही लगा दूं। मैं अपने कमरे में पेंटिंग लगा रही थी कि देखा, नीलू चुपचाप मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई है। मुझे इस तरह उसका चुपचाप आना अच्छा लगा। आओ नीलू, तुम अपनी भाभी के पास नहीं बैठोगी? तुम मुझसे बातें क्यों नहीं करती? मैं उससे प्यार से अभी पूछ ही रही थी कि मेरा बड़ा देवर संजय आ गया और नीलू की ओर देखकर बोला, अरे भाभी, यह क्या बातें करेगी? इतनी बड़ी हो गई पर इसे तो ठीक से बोलना तक नहीं आता। संजय ने बड़ी आसानी से यह बात कह दी। मैंने देखा कि नीलू का खिला चेहरा बुझ सा गया। मैंने सोचा कि इस बारे में संजय को कुछ नसीहत दूं, पर तभी माँ जी मेरे कमरे में आ गईं और आते ही उन्होंने भी नीलू को डांटते हुए कहा, तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जाकर पढ़ाई कर। नीलू अपने मन के सारे अरमान लिए चुपचाप वापस अपने कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद माँ जी बोली, देखो बहू, मैंने तुम्हारे लिए यह सूट खरीदा है। और वह मुझे सूट दिखाने लगी, पर मेरा मन नीलू पर ही लगा रहा। शाम को जब मेरे पति घर आए, तो चाय नाश्ते के समय मैंने इनसे पूछा, आप एक बात बताइए कि यह नीलू इतनी डरी सहमी सी क्यों रहती है? यह गौर से मुझे देखते हुए बताने लगे कि वह साफ साफ बोल नहीं पाती। दरअसल नीलू ने बोलना ही देर से शुरू किया और 6 साल की होने के बावजूद हकला हकला कर बोलती है। आजकल तो कितनी मेडिकल सुविधाएं हैं, आप नीलू को किसी स्पीच थेरेपिस्ट को क्यों नहीं दिखाते? उस समय उन्होंने मेरी बात हवा में उड़ा दी, पर मैंने मन ही मन सोचा कि मैं खुद नीलू को दिखाने के लिए किसी स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाऊंगी। इस बारे में जब मैंने बाबूजी से बात की, तो उन्होंने भी कोई उत्सुकता नहीं दिखाई, लेकिन उन्होंने मना भी नहीं किया। अगले हफ्ते मैं नीलू को शहर की एक लोकप्रिय महिला स्पीच थेरेपिस्ट के पास ले गई। थोड़ी देर बाद जब थेरेपिस्ट नीलू का विश्लेषण करके बाहर आई, तो बोली, इसका हकला कर बोलना उतनी परेशानी की बात नहीं है जितना इसके व्यक्तित्व का दबा होना। इसे लोगों के सामने आने में घबराहट होती है, क्योंकि लोग इसके हकलाने का मजाक उड़ाते हैं। इसी से यह खुलकर नहीं रहती और नहीं बोल पाती है। मैं नीलू को लेकर घर चली आई। मैंने निश्चय किया कि नीलू को लेकर मैं बाहर निकला करूंगी, उसे अपने साथ घुमाने ले जाया करूंगी, और उस दिन से मैं नीलू पर और ज्यादा ध्यान देने लगी। मैंने नीलू के व्यक्तित्व को निखारने की जैसे कसम ही खा ली थी। इसके नतीजे जल्दी ही हम सबके सामने आने लगे। उस दिन तो घर में खुशी की लहर ही दौड़ गई, जब नीलू अपने स्कूल में कविता प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार लेकर घर आई थी। समय पंख लगाकर कितनी तेजी से उड़ गया, पता ही नहीं चला। मेरे सभी देवरों की शादी हो गई। अब घर में बस नीलू ही थी। उसने भी एमए कर लिया था। हम लोग उसकी शादी के लिए लड़का देख रहे थे। जल्द ही लड़का भी मिल गया, जो डॉक्टर था। परिवार के लोगों ने बड़ी धूमधाम से नीलू की शादी की। शादी के बाद के कुछ महीनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि नीलू की आवाज में खुशी नहीं झलकती। मैंने पूछा भी, पर उसने कुछ बताया नहीं, और शादी के केवल 2 साल बाद ही नीलू अकेले मायके वापस आ गई। उसके बुझे चेहरे को देखकर हम सभी परेशान थे। मैंने सोचा भी कि कुछ दिन बीत जाएं तो उसके ससुराल फोन करूं। क्या पता पति पत्नी में खटपट हुई हो।
15 दिन बाद जब मैंने नीलू के ससुराल फोन किया तो उसकी सास व पति के जवाब सुनकर मैं सन्न रह गई। मेरा तो एक ही बेटा है, आपने हमसे झूठ बोलकर शादी की और अपनी हकली बेटी हमें दे दी। उस पर वह बांझ भी है, मैं तो सीधे तलाक के पेपर भिजवाऊंगी। इतना कहकर नीलू की सास ने फोन काट दिया। घर में सन्नाटा छा गया। माँ जी ने मुझे भी कोसना शुरू कर दिया। मैं कहती थी ना कि यह कभी ठीक नहीं होगी। तुम्हारे उस स्पीच थेरेपी जैसे चौंचलों से कुछ होने वाला नहीं है। लो देखो, अब रखो अपनी छाती पर इसे जिंदगी भर। मुझे नीलू की सास की बात सुनकर उतना अधिक दुख नहीं हुआ जितना कि अपनी सास की बातों से हुआ। दरअसल नीलू एकदम ठीक हो गई थी, पर नए माहौल में एक आध शब्द पर थोड़ा अटकती थी, जो कि ज्यादा पता भी नहीं चलता था। पर उसके ससुराल वालों ने उसे कैसे बांझ करार दे दिया, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। क्या 2 साल ही पर्याप्त होते हैं किसी स्त्री की मातृत्व क्षमता को नापने के लिए? खैर, बात काफी आगे बढ़ चुकी थी। आखिर तलाक हो ही गया। इसके बाद नीलू एकदम चुप सी रहने लगी, जैसे कि मेरी शादी के समय रहती थी। बंद कमरे में रहना, किसी से बातें न करना। एक दिन मैंने जिद करके नीलू को अपने साथ बाहर चलने के लिए यह सोचकर कहा कि घर से बाहर निकलेगी तो थोड़ा बदलाव महसूस करेगी। रास्ते में ही पड़ोस की बुआ का बेटा राजेश मिल गया। उसने मुझे रोककर नमस्कार किया और बोला, भाभी मुझे मुंबई में अच्छी नौकरी मिल गई है और कंपनी वालों ने रहने के लिए एक फ्लैट भी दिया है। किसी दिन मम्मी से मिलने के लिए आप मेरे घर आइए ना। ठीक है भैया, किसी दिन मौका मिला तो आपके घर जरूर आऊंगी। इतना कहकर मैं नीलू के साथ बाजार चली गई। एक दिन मैं बुआ के घर गई। उनका घर परिवार अच्छा था, अपना खुद का कारोबार था। मैंने बातों ही बातों में बुआ से नीलू का जिक्र किया तो वह बोल पड़ी, अरे उस बच्ची की अभी उम्र ही क्या है, कहीं लड़का देखकर दूसरी शादी करा दो उसकी। लेकिन बुआ, कौन थामेगा उसका हाथ? अब तो उस पर बांझ होने का ठप्पा भी लग गया है। यद्यपि मैंने उसके तमाम मेडिकल चेकअप कराए हैं, पर उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। इतना कहते कहते मेरा गला जैसे भर्रा गया। मैं कैसा हूँ आपके घर का दामाद बनने के लिए? राजेश बोला तो मैंने उसे डांट दिया कि यह मजाक का वक्त नहीं है। भाभी, मैं मजाक नहीं, सच कह रहा हूँ। मैं नीलू का हाथ थामने को तैयार हूँ, बशर्ते आप लोगों को यह रिश्ता मंजूर हो। मेरा मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। आश्चर्य से मैं बुआ की ओर पलटी तो मुझे लगा कि उन्हें भी राजेश से यह उम्मीद नहीं थी। थोड़ी देर रुक कर वह बोली, मैं घूम घूम कर समाज सेवा करती हूँ और जब अपने घर की बारी आई तो पीछे क्यों हटूं? फिर जब राजेश को कोई ऐतराज नहीं है तो मुझे क्यों होगा? राजेश मेरी ओर मुड़कर बोला, भाभी जहाँ तक बच्चे की बात है तो इस दुनिया में सैकड़ों बच्चे अनाथ पड़े हैं। उन्हीं में से किसी को अपने घर ले आएंगे और उसे अपना बच्चा बनाकर पालेंगे। राजेश के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे सहसा विश्वास ही नहीं हुआ। जिसकी पहचान हम उसके पहनावे से करते रहे, वह तो बिल्कुल अलग ही निकला। और जो सूट टाई के साथ जेंटलमैन बने घूमते थे, वह कितने खोखले निकले। मेरे मन से राजेश के लिए सैकड़ों दुआएं निकल पड़ी। मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा था। मुझे टपोरी ड्रेस में भी राजेश किसी राजकुमार की तरह लग रहा था। घर आकर मैंने यह बात परिवार के दूसरे लोगों को बताई तो सब इसके लिए खुशी खुशी तैयार हो गए और फिर जल्दी ही नीलू की शादी राजेश के साथ कर दी गई। शादी के साल भर बाद ही वे दोनों अनाथ आश्रम जाकर एक बच्चा ले आए और आज जब नीलू खुद मां बनने वाली है तो मेरा मन खुशी से झूम उठा है। मैंने राजेश से फोन पर बात की और उसे बधाई दी तो वह कहने लगा कि भाभी, हम माँ बाप तो पहले ही बन चुके थे, लेकिन कहते हैं ना कि 2 बच्चों से परिवार पूरा होता है, तो अब हमारा भी परिवार पूरा हो जाएगा। बेटा बेटी जो भी होगा उसे लेकर हमें कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा, क्योंकि वह हमारा ही अंश होगा। राजेश के मुंह से यह सुनकर सचमुच मन भीग सा गया। राजेश ने मानवता की जो मिसाल कायम की है, यदि ऐसे ही सब हो जाएं, तो समाज में कोई परेशानी आए ही ना। यह सोचकर मेरी आंखों में राजेश व उसके परिवार के प्रति कृतज्ञता के आंसू आ गए।